नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात दस्तक में आज खुशी की होगी। खुशी की बात इसलिए होगी क्योंकि लगता कुछ ऐसा है, इस देश से खुशी कहीं जा रही है। एक अच्छे खासे हंसते खुश देश के भीतर बहुत सारी चीजें, लेकिन हम तस्वीरों से शुरू करते हैं क्योंकि आप खुश होना शुरू कर दीजिए। राजनीति से दूर घाटी का ये माहौल, सोनमर्ग का इलाका, बर्फ की चादर, इन सब के बीच बर्फबारी, मार्च के महीने में बर्फबारी, यानी जनवरी में कश्मीर घाटी में लोगों ने पहली बार फूल खिलते हुए देखा, फरवरी में गर्मी देखी और अब मार्च में यह बर्फबारी। और इस सुकून देने वाली स्थिति के बीच पहली बार घाटी में टेम्परेचर नीचे चला गया -6 डिग्री तक। और इन सब के बीच पहली बार महसूस हो रहा है कि वाकई जब पर्यावरण बदलता है, जब हालात बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं, तो फिर महीनों की गिनती को भी आपको उलटना पुलटना पड़ेगा। लेकिन यह सारी तस्वीर घाटी की खूबसूरत वादियों के बीच इस बात का सुकून देते हुए कि जन्नत इसी को कहते हैं। जिक्र खुशी से हुई है तो बात आज खुशी की ही होगी। यह इसलिए होगी क्योंकि वाकई इस दौर में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में खुशी कहीं चली गई है। हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? आइए एक रिपोर्ट दिखलाते हैं, इससे बात आज शुरू करते हैं, क्योंकि वाकई खुशी कहीं चली गई। इसी तरह हंसिए और खुश रहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देश भर में सुबह शाम भरे पेट इसी तरह हंसने से क्या वाकई देश भी खुश हो जाता है? आप कहेंगे खुश रहने के लिए हंसने से अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है भारत में खुशी कम हो रही है। क्योंकि दुनिया के 156 देशों को लेकर तैयार की गई द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंकिंग खुश होने के मामले में लगातार कम हो रही है। तो क्या समाज में हर मुद्दे को लेकर बढ़ता असंतोष है जो हमें खुश नहीं होने दे रहा? क्योंकि सड़क पर महंगाई को लेकर आक्रोश, भारत माता की जय का नारा क्यों नहीं लगाते, इस पर भी गुस्सा। सोने पर एक्साइज टैक्स लगा दिया तो सुकून देने वाले सोने को लेकर भी दुख। नौकरी नहीं तो आरक्षण की मांग को लेकर हिंसा। पानी पर मारामारी ऐसी कि सतलुज यमुना लिंक पर भी बवाल। तो क्या असर इसी का है कि जिस भारत की रैंकिंग खुश रहने वाले देशों में 2014 में 111 नंबर पर थी, वो 2015 में खिसक कर 117 हो गई और इस बरस यानी 2016 में 118 पर आ गई। इसकी वजह है क्या? जो भारत की खुशी लगातार कम हो रही है? क्या दुख इस बात का है कि हमारे जीने की जमीन भी उस राजनीतिक बिसात का प्यादा बन गई जो सत्ता के लिए कोई भी वादा जनता से करके खुश कर देती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जब पूरा नहीं करती तो खुशी काफूर हो जाती है और गुस्सा सड़क और संसद पर निकलने लगता है। अब लेकिन 2.5 महीने बाद पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और इसी में खुश होना चाहते हैं कि बातचीत में पठानकोट का मुद्दा उठा दिया। इस दफा जिस तरीके से पठानकोट के इश्यूज को हैंडल किया गया है, जिस तरीके से कोऑपरेशन हुई है और अब JIT वहाँ जा रही है, इसका बहुत मेरा ख्याल है कि इस सब्जेक्ट पे जिस तरह की कोऑपरेशन शुरू हुई है उसके अच्छे मुस्बत नताइज निकलेंगे। तो खुश कौन होगा और गुस्सा किसे आएगा? हो जो भी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि आपके पड़ोस में पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, चीन हो या फिर दूर में भूख को समेटे सोमालिया, वहां भारत से ज्यादा खुशी है। तो क्या भारत में भारत को लेकर भी नाखुशी हो चली है? क्योंकि भारत माता की जय का नारा भी सियासत की वेदी पर आ खड़ा हुआ। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मैंने हमेशा कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। यानी अपने ही देश में अगर सवाल इस तरीके से उठ रहे हैं तो फिर खुश रहने में भारत की रैंकिंग 118 से कहीं और नीचे अगले बरस तो नहीं चली जाएगी। और खुले आसमान तले पार्क में इस तरीके से हंसकर खुश रहने के अलावे कुछ बचेगा भी नहीं। हम आपको एक फहरिस्त दिखा देते हैं, मसलन कौन देश कहां पर आकर टिका है इस खुशी के मद्देनजर। खुश रहने की फहरिस्त में पहले 5 नाम: डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। कुछ हिस्सा इससे आगे बढ़ाइए। 9वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर इजराइल 11वें पर, 13 पे अमेरिका, सोमालिया जो भूखा देश है 76 नंबर पर खुश में, चीन 83 नंबर पे। उसके बाद आइए पाकिस्तान 92, ईरान 105, फिलिस्तीन 108, बांग्लादेश 110, भारत 118। जी खिसक रहा है। लेकिन भारत के नीचे भी कुछ देश हैं और उन देशों की फहरिस्त में अफगानिस्तान भी है, उसमें रवांडा भी है, उसमें कांगो भी है,
ये एक स्थिति है खुश रहने की फेरिस्त के बीच में भारत क्या खड़ा है। लेकिन सवाल इसका एक और है। दरअसल खुशी कहीं ना कहीं भारत के बीच में राजनीतिक सत्ता से इतर उस माहौल के इर्द गिर्द जाकर टिकती चली जा रही है जहां आप कहते हैं, पॉलिसी डिसीजन लेते हैं और जो असर पड़ता है। आज पाकिस्तान का जिक्र, क्योंकि काठमांडू में दोनों देशों के नेता मिले हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी बात याद आ रही है, किस बात को लेकर गुस्सा आएगा, और परसों जब भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा तब आपके जहन में क्या होगा? खुशी होगी, दुख होगा, गुस्सा होगा या आक्रोश होगा? याद कीजिए, भारत में नए साल की दस्तक पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के हमले के साथ ही हुई थी। 3 दिन तक देश आतंक के साए में बंधक रहा, क्योंकि पहली बार देश की सुरक्षा के लिए बने एयरबेस पर ही आतंकवादियों ने हमला किया था। और अब आलम यह है कि आतंकी हमले के 86 दिन बाद पाकिस्तान की ही जांच टीम पठानकोट जाकर जांच करेगी और उसके बाद बताएगी कि हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी थे या नहीं थे। अगर पाकिस्तानी थे तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ कानून अपना आप काम करेगा और उसी के बाद नवाज शरीफ जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर पर नकेल कसेंगे। यानी पाकिस्तान से बातचीत का जो दौर पठानकोट हमले के बाद थम गया था, वो काठमांडू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मुलाकात के बाद अब शुरू हो गया। जो इतने दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे, जेआईटी कब आएगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई तारीख तय हुई या नहीं हुई, तो वो तारीखें भी तय हो गई हैं। 27 तारीख की रात को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी और 28 तारीख से अपना काम शुरू करेगी। यानी इस मुलाकात ने हर पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश की। खासतौर से हाफिज सईद से लेकर लखवी और मसूद अजहर तक को लेकर जो सवाल पहले से भारत उठाता रहा था, आतंक पर नकेल कसने के लिए आतंकवादियों पर कार्रवाई करने को कहता रहा, वह पहली बार पाकिस्तान की ही सेना, खुफिया एजेंसी और नवाज शरीफ की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच पर जा टिकी है। तो 27 मार्च को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी और 28 मार्च से अपना काम शुरू कर देगी। और जब वो पठानकोट में अपने खिलाफ सबूतों को ही जमा कर रही होगी, उस दौर में 31 मार्च को वाशिंगटन में नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात होगी। यानी पाकिस्तान से मुलाकातों का दौर अब शुरू हो रहा है। और इससे पहले 19 मार्च यानी परसों ही कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 2020 खेलने के लिए उतरेगी। और क्रिकेट देखते वक्त हर जहन में मुंबई हमलों से लेकर पठानकोट हमले के घाव भी होंगे और क्रिकेट भी खेल से आगे बढ़कर युद्ध सरीखा लगने लगेगा। और जीत हार का मतलब भी क्रिकेट को पीछे छोड़ देशभक्ति के जुनून में जा समाएगा। तो इंतजार कीजिए पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम के आने से पहले क्रिकेट टीम के मुकाबलों का। मैच का इंतजार है, खुशी हर चेहरे पर है। मैच जब हो रहा होगा तब तनाव की स्थिति होगी, जीत जाएंगे तो बेहद खुश होंगे। लेकिन इन सब के बीच फिर वही सवाल, खुशी जा रही है, क्यों जा रही है? रामलीला मैदान में किसने सोचा था कभी सोना व्यापारी आकर खड़े हो जाएंगे, एक दो नहीं हजारों हजार की तादाद में। जरा देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में सोना व्यापारी जुटे, वो अभी इस बात को लेकर कि सरकार उनके धंधा बंद कराने की दिशा में बढ़ चुकी है। 1% एक्साइज बंद क्यों बढ़ा दिया है, उससे क्या क्या नुकसान होगा, इसका जिक्र हो रहा है। अरे वही गुजरात के मोरारजी देसाई थे, 1968 में स्वर्ण नियंत्रण कायदा लाया, वही मोरारजी देसाई गुजरात के थे। और आज 2016 में जो सोने के ऊपर जो काला कानून ला रहा है, वो भी गुजरात के नरेंद्र मोदी है। और इन सब के बीच केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पत्र का जो दूसरा पन्ना है उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि अगर अपील कर रहे हैं कि अगर गलती मानकर 1% एक्साइज वापस ले लें तो इससे सभी स्वर्णकार का आप पर भरोसा बढ़ेगा। ये आपका मतलब कौन सा आप है? क्योंकि चिट्ठी लिखने के बाद अगर सरकार वाकई 1% आज का दिल्ली का नुकसान है तो आप पूरे भारत का आकलन लगाएं। इस हिंदुस्तान के जितने भी टैक्स डिपार्टमेंट है सारे के सारे सर के ऊपर घूमते रहते हैं, सबका इतना बोझ ऊपर डाला हुआ है, ऊपर से एक डिपार्टमेंट उन्होंने डाल दिया हमारे ऊपर। किस किस चीज का हिसाब रखेंगे हम? अगर छोटे बड़े ज्वेलर्स का ही रोजी रोटी छीनने के लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत वाजिबी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आक्रोश है, सत्ता में आपस में आदान प्रदान है, उसके जरिए सियासत साधने का मजमून है। तो क्या देश इसी में सिमटते चले जा रहा है? और इस देश के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी तो गाहे बगाहे आकर खड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि 2014 में जो जनादेश था वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर था, तब और अब। आइए जरा इसे भी देख लीजिए। याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रच प्रधानमंत्री बने मोदी 2 बरस में ही अब वर्चुअल दुनिया के महानायक बनने लगे हैं। इन 2 वर्षों में 32 देशों की यात्रा कर चुके पीएम मोदी के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 1,86,00,000 है, तो फेसबुक लाइक्स 3,27,00,000 और लंदन के अब्तुशाद म्यूजियम में मोम के मोदी भी अगले महीने के बाद से नजर आने लगेंगे। और इन सब के बीच टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी को इंटरनेट स्टार का तमगा भी दे दिया है। यानी देश के भीतर चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त मोदी ने जो सवाल भाषणों में उछाले, मसलन काले धन की वापसी, महंगाई पर नकेल, रोजगार में बढ़ोतरी, किसान को 1.5 गुना समर्थन मूल्य, पाकिस्तान को नसीहत, सब कुछ धरे के धरे रह गए। और इन सवालों से कहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी की उड़ान इंटरनेट पर छा चुकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ वर्चुअल दुनिया के आंकड़ों का नहीं, बल्कि मोदी ने जिस तरह सोशल मीडिया के जरिए खबरें ब्रेक की और डिप्लोमेसी को नए तेवर दे दिए, उसके बाद टाइम मैगजीन ने भी मान लिया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री 30 दूसरी हस्तियों के साथ इंटरनेट स्टार का तमगा पा सकते हैं। मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप और जेके राउडिंग से लेकर रोनाल्डो जैसे नाम लिस्ट में हैं, लेकिन मोदी ने जिस तरह सोशल मीडिया के जरिए खबरें ब्रेक करते हुए मुख्यधारा के मीडिया को ही चुनौती दे डाली और ट्विटर डिप्लोमेसी कर दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को बताया कि भले भारत में ट्विटर फकत 3 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो डिप्लोमेसी को नई धार दे सकते हैं। उसने उन्हें इंटरनेट पर प्रभावशाली टॉप लोगों की लिस्ट में शुमार भी करा दिया। और याद कीजिए 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह लाहौर जाने की खबर ट्विटर पर ब्रेक की, उसने दुनिया के कई नेताओं को उनका मुरीद बना दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर मोदी की लोकप्रियता के बरकस कई सवाल भी हैं। मसलन एक तरफ मोदी के मंत्रिमंडल के उनके अपने साथी सहयोगी सोशल मीडिया से दूर हैं, उनके अपने सांसद सोशल मीडिया से दूर हैं, और तो और याद कीजिए एक वक्त तो ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता ही सियाचिन में ऑपरेशन चल रहा था, उसी बीच तमाम जवानों को श्रद्धांजलि दे बैठे। और इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह तो हाफिज सईद के फर्जी ट्वीट को आधार बनाकर जेएनयू कांड से सईद का नाम जोड़ बैठे। जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। तो फिर जिन गरीब गुरबों और किसान मजदूरों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी देश में करते हैं, उसका कौन सा हिस्सा वर्चुअल दुनिया में छाया हुआ है, या फिर कहें सोशल मीडिया को देखकर जिंदगी की गाड़ी खींचता है? यह भी तो एक सवाल है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन इतनी बड़ी संभावनाएं हैं, अगर उसकी एक विधा को डेवलप कर दिया जाए तो हमारे किसान को कभी संकटों से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी वर्चुअल दुनिया के महानायक हो चले हैं, तो असर देश के भीतर वह भी यूपी चुनाव की तैयारी तक में दिखने लगा है। मसलन यूपी चुनाव में टिकट के दावेदारों से कहा गया कि उनके 25,000 फॉलोअर्स नहीं हुए तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। यानी कोई नेता अपने इलाके में क्या काम करता है, किस तरीके से संपर्क करता है और कितनी लोकप्रियता उसकी है, इस पर और कुछ नहीं, यही वर्चुअल दुनिया यानी ट्विटर फॉलोअर्स भारी है। लेकिन समझिए, ये ट्विटर फॉलोअर्स खरीदे भी जा सकते हैं। जी, सिर्फ 5,000 रुपए में 25,000 फॉलोअर्स आसानी से खरीदे जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया की ताकत का एक इम्तिहान यूपी में भी होना है। वैसे कड़वा सच यह भी कि विस्तार के बीच सोशल मीडिया को अभी आम आदमी की ताकत बनना बाकी है, वरना ये किसान टेलीविजन कैमरों के आगे अपना दुखड़ा न रोकर सीधे पीएम से कहते, देखिए हम किस हाल में हैं और हमें मुआवजा दे दीजिए, और पीएम ट्वीट कर कहते, जी मिल जाएगा। कि ये मुआवजा कम से कम भी जो है ना 75% होना चाहिए। टीवी में कैद अपहरण की साजिश। Of living a quiet, happy, boring life, so I decided to get married, and my wife says welcome to hell boy, but
The episode ain't that bad. It's just about all right, above average.